बेवकूफ है, अभी वहां पे पैसा भी कमाता था, बड़ी पद भी लेता था, लेकिन जमीर बेच के मेरे को ना पद चाहिए ना पैसा चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी जिनका जमीर जिंदा है वो लोग तो बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे, अभी जिनके जमीर नहीं है तो उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता वो से। लेकिन कैसा स्वाद जैसा ही का कैसा है कि वो रबड़ स्टैम्प है वो, तो मेरे को नहीं लगता शायद कभी आया होगा। अभी इलेक्शन के टाइम पे आया तो मैं उसको तो मतलब कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ। मैं बोला नजीब मुल्ला क्या मेरे को अवार्ड सबके सामने भी देंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैं अकेले में बहुत खुश हूँ। मैं मेरे पे किसी का ना कोई प्रेशर है, ना किसी को कोई दबाव है। जमीर मरा हुआ है। जो हमारे समाज के खिलाफ रहेंगे, जो हमारे को नोचेंगे, हमारे बुरके के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ मतलब जो भड़काऊ भाषण करेंगे, अब वो चाहे नीतीश राणे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इतने में ही था। मैं किसी को कुछ समझो हेल्प या मदद करता हूँ तो मैं उसकी फोटो या पिक्चर बना के नहीं देता हूँ। मैंने किया है कि जो बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो दवाखाना है जिसमें लोगों को गरीब कम दामों में 20 रुपए में जैसे इलाज होता है, वो जितने बंद पड़े मैं उनको वापस से रीओपन करूंगा। दूसरा यहाँ पे क्लस्टर का है। पिक्चर ये बताई जाती है कि क्लस्टर की पब्लिक की 80% सहमति है कि मैं बोला मैं लड़ूंगा तो मेरे सिंबल पे लड़ूंगा, नहीं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन हमारे को क्लस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सब मुद्दे के बाद फरियाल के साथ एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। आज उमंग न्यूज की टीम जो है वो एक ऐसे शख्स के साथ खास बातचीत करेगी जिसका राबड़ी के साथ रिश्ता जो है वो काफी पुराना है और जो राबड़ी में एक सीनियर नेता के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी के प्रभाग क्रमांक 10 के उम्मीदवार महमूद दलवी जी हैं। महमूद दलवी जी, आपका उमंग टीम में जो है सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला शुरुआत में आपसे करूंगी कि राबड़ी में आप उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो राबड़ी के साथ आपका रिश्ता कैसा है और पॉलिटिक्स में जो है आपकी शुरुआत कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैंने सामाजिक कामों से शुरुआत किया। एक मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं। तो जब मैंने कदम रखा सामाजिक सेवा में तो उसके बाद में मुझे बहुत सारी पार्टियों ने अप्रोच किया कि बोले सर आप तो जब भी समाज सेवा करें तो हमसे जुड़िए ताकि आपको और ताकत मिलेगी। तो मैंने एकदम शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। काफ़ी दिनों तक उससे मैं काम करता था। मेरी एक संस्था भी थी, कुन फयाकुन। ओके। कुन फयाकुन संस्था के नाम से मैं यहाँ पे खूब सामाजिक काम कर रहा था। और उस वक्त मैंने जब भी राबोड़ी के अंदर जब भी पानी भरा था 2005 में, तो किसी नेता, किसी कारपोरेटर को ये होश भी नहीं था कि ऐसी कुछ निधि सरकार से आती है क्या। तो उस वक्त मैंने जब भी विलासराव देशमुख जी थे, उस टाइम पे मैंने राबोड़ी की अवाम के लिए हर घर के लिए 5-5 लाख रुपए की निधि, 5-5 हज़ार रुपए की निधि मैंने लेके आया था। वो फर्स्ट टाइम ऐसा राबोड़ी में था कि सरकार का पैसा आया था। फिर उसके बाद में मेरी और पॉपुलरिटी बढ़ी, लोग मेरे पास आने लगे, तो मैं सामाजिक काम करता रहा वहाँ पे लोगों के लिए। फिर मैंने ये देखा कि अपने इलाके में एम्बुलेंस नहीं है, तो मैंने फिर क्या किया कि एक नई एम्बुलेंस अपने ज़ाती खर्ची पे राबोडी की आवाम के लिए उसका मैंने यहाँ पे लिया, जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो गया। तो इस तरह के मैं काम करता रहा। बट क्या हो गया, एंड द डे ऑफ ये हुआ कि बाबा कांग्रेस ने हमेशा फिर वो दूसरी पार्टियों को वह युति है बोल के फिर मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। फिर शिवसेना में मैंने बहुत खिदमत दिया। शिवसेना के अंदर तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, चाहे वो कैसे भी मसाइल हो। कई जगह पे जो अड़चनें थी वो अड़चनों को मैंने अपनी पार्टी के थ्रू मैंने पूरा किया, मैंने वो किया। मैंने उसके थ्रू समझो बहुत सारे यहाँ पे काम अंजाम दिया। अभी छोटे मोटे तो काम मैं गिनवाऊँ तो इतनी सारी मेरी लिस्ट है कि आप मैं मेरे को पेपर कम पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करना, मतलब ज़ाती पैसे खर्चे करके ही मैंने सारी चीज़ें किया। मैंने किसी भी स्कीम को नहीं, आई कैम हार्ट का, कई लोगों के मैंने हार्ट के ऑपरेशन करवाया जो स्कीम में थी। 5.5-5, 6-6 लाख रुपए जो लोग नहीं दे सकते थे, उनका राजन विचारे साहब है, उनके लेटर हेड वगैरह पे इस्तेमाल करके उनको ये सब चीज़ मैंने काम अंजाम दिया हूँ। अच्छा, जब आप बता रहे हो कि किस वे में आपका पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, लेकिन जब शिवसेना में विभाजन हुआ हाँ तो आपने एकनाथ शिंदे शिंदे के जो आप हाँ। करीबी ही माने जाते थे, तो उनका साथ छोड़ के आपने यूबीटी का साथ हाथ थामने का क्यों सोचा? नहीं, मैंने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। हम्म। मैं जो ओरिजिनल शिवसेना में वहीं पे हूँ और मैं निष्ठा और ईमानदारी के लिए हूँ। मैं एकनाथ शिंदे साहब के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं। लेकिन वो जो फैसला था शिवसेना अलग होने का, जो लोग बीजेपी के साथ में चले गए,
बीजेपी के साथ में जाने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं यूबीटी में ही रहा, क्योंकि जिसका ज़मीर मरा हुआ है, हम्म जो हमारे समाज के खिलाफ रहेंगे, जो हमारे को नोचेंगे, हमारे बुरके के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, मतलब जो भड़काऊ भाषण करेंगे, अब वो चाहे नीतीश राणे हो, हम्म चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे ऐसे लोग जो हमारे मज़हब के खिलाफ जहर उगलेंगे, तो जिसका ज़मीर जिंदा है वो ऐसे लोगों के साथ कभी जा नहीं सकता। बस सबसे बड़ा मेरा कारण यही था कि मैं एक तो निष्ठा, ईमानदारी, और जो पार्टी में शिंदे साहब ने समर्थन दिया, जैसे रामगिरी महाराज का उन्होंने समर्थन किया, मैं मज़हब को हम्म बीच में नहीं लाता हूँ। मेरे साथ में देखो, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं जो मैं मज़हब से जुड़ा हुआ हूँ, उसको अगर कोई ठेस पहुँचाता है और मैं उन लोगों के साथ में खड़े रहूँ, तो इतना ज़मीर तो महमूद दलवी का नहीं गिरा हुआ है। मेरे लिए नगर सेवक बनना, राजनीति करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो मेरा ज़मीर है उसको सँभालना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं उसमें नहीं गया। ये पहली बार नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ जी। रहे हो, ये सेकंड बार है। पहली बार जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। जी, जी। उसके बाद जो है करीब 8-9 साल बाद जो है वापस इलेक्शन हो जी। रहे हैं। जब कई सारे नेता जो है वो नए फेसेस जो है राबड़ी में आए हैं, लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल आप कहाँ थे? हाँ। तो आप एक ऐसे शख्स हो जो राबड़ी नाके पे हो जाए या बाजार में हो जाए, वो दिन या रात में दिखते हैं। तो ये जो 8 साल या 9 साल का गैप था, उसमें नगर सेवक नहीं होने के बाद क्या आपने कुछ काम किया? अगर वो किए हैं तो वो कौन से काम हैं? देखिए, 2017 में जब ये मेरी हार हुई, हुँ, तो उसमें शिवसेना को लोग थोड़ा नेगेटिव के तौर पे देखते थे हमारे मुस्लिम समाज में। हाँ, ये तो उद्धव साहब आने के बाद में हुँ, लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठाकरे साहब के और उद्धव साहब के क्या ख़यालात है, और वो हुँ, मुसलमान लोग उनसे काफ़ी जुड़ते गए। लेकिन उस वक़्त भी मुझे जितने हिंदुओं के वोट मिले थे, उतने मुसलमानों के वोट मिले थे। हुँ, 50-50 समझो, मेरे को 1500 यहाँ से वोट मिले थे, हुँ, 1500 वहाँ से वोट मिले। तो शिवसेना के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई इश्यू ही नहीं है। हुँ, तो हार होने के बाद में जो कई ऐसे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन के वक़्त आते, हुँ, वो तो अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के निकल गए। हुँ, मैं यहीं पे राबोडे की सरज़मीन में बैठा हूँ। उसके बाद मैंने बताया ना, मैंने आधार कार्ड के कैंप लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका हुँ, मैंने पैसा कलेक्टर में मैंने भरा। क्योंकि ओके, वहाँ पे से कलेक्टर वगैरह से जो आधार कार्ड वगैरह जो आता है, उन लोगों का ₹100 चार्ज रहता है। हुँ, तो मैंने ऐसे 400-500 लोगों के आधार कार्ड के लिंक और सब वो करवाया हूँ। फिर बाकी हॉस्पिटल का जो भी इसका मसला है, उसमें मैंने हुँ, करा। कई लोग ऐसे थे जिनके राशन कार्ड वगैरह का मसला है, जो नहीं हो रहा था, वो मैंने करवा के दिया हूँ। ऐसे बहुत सारे खिदमात है और मैं यहीं पे बैठा हूँ। हुँ, मेरा जो टाइमिंग है, मैं मॉर्निंग में आता हूँ, इवनिंग में आता हूँ, मैं राबोडी की आवाम से जुड़ा हूँ, किसी के सुख में, दुःख में, हर जगह पे मैं यहीं पे बैठा हूँ। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ लोगों के पास, तो मेरे को ये सफाई नहीं देना पड़ती है हुँ, कि मैं कहाँ था। उनको मालूम है कि महमूद दलवी अपने में ही था। मैं किसी को कुछ समझो हेल्प या मदद करता हूँ, तो मैं उसकी फ़ोटो या पिक्चर बना के नहीं देता हूँ, वो मेरे को बिल्कुल गवारा नहीं करती। जैसे अभी बात है तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हुँ, लोगों के बहुत हालात ख़राब थे। तो चाहे वो राबोडी हो, कलवा हो, मुमरा हो, इंदिरा नगर हो, जहाँ-जहाँ से मेरे को मदद के लिए कॉल है, मैंने वहाँ तक जो दवाएँ हैं और जो राशन वगैरह है, मैंने मेरे ज़ाती खर्चे से वहाँ पे पहुँचाया मैंने। लेकिन मैंने किसी का फ़ोटो नहीं निकाला, क्योंकि हम किसी की मदद करते हैं, तो उसको हुँ, शर्मिंदा करना ये मेरा हुँ। मुझे गवारा नहीं करता है। अभी जो है जब आप प्रचार कर रहे हो, जी। तो राबड़ी में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं या आपको भी लगता है कि राबड़ी में ये मुद्दे हैं जो वो क्लियर होने चाहिए? देखिए, राबोडी के अंदर 20 साल से लोगों ने एक पार्टी को अपना समर्थन दिया है, हुँ, मौका दिया है, हुँ, लेकिन राबोडी के अंदर कुछ डेवलपमेंट दिखा नहीं है। हुँ, राबोडी के अंदर जब ये बशीर बापे कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने बाजू की एक स्कूल बनाई है। हुँ, उसके बाद से तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट मुझे तो दिखा नहीं है। अब लोगों को, लोगों का भी जो मानना है, हम अवाम में भी जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक दहशत का माहौल है। इसके इसलिए कोई खिलाफ बोलता नहीं है। हुँ, राबोडी के अंदर लोगों को टैक्स लगाने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोगों के टैक्स लगते नहीं हैं। लोगों का पानी का इशू है, पानी की टाँकी वगैरह से जो पानी आता है, कई ऐसी फैमिलीज़ है बेचारी जो पानी गंदा आने की वजह से डेंगू वगैरह से परेशान है। वो लोग अपने ज़ाती पैसे दे के बीमार पड़ के ज़ाती पैसे से खर्च हो रहे हैं, और वो बेचारे लोग का जो घर का सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। हुँ, कचरे का इधर बहुत बुरा हाल है, हुँ, कचरे की कोई साफ-सफाई में योजना नहीं है। इसके लिए मैंने जो मेरा ये जो एक मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, या मैंने जो मेरे लोगों से अपील की कि मैंने उसमें क्या-क्या करूँगा, तो उसके अंदर मैंने दिया है कि जो बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो दवाखाना है, जिसमें लोगों को हुँ, कम दामों में ₹20 में जैसे हुँ, इलाज होता है, वो जितने बंद पड़े हैं मैं उनको वापस से रीओपन करूँगा। हुँ,
कार्डियक की एम्बुलेंस जो है, जो मैंने किसी ने वादा किया था लेकिन वो लाए नहीं, ओके। लेकिन फिर मैं उसको लेके आऊँगा, हाँ। वो है। फिर जो हमारे बच्चे गरीब जो यहाँ पे रहते हैं छोटे-छोटे घरों में, जिनको स्टडी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि छोटा घर है, बड़ी फैमिली है, तो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए मैं एक स्टडी रूम का इंशाअल्लाह ताला इंतज़ाम करूँगा, ताकि बच्चे उधर सुकून से बैठ के पढ़ हुँ। सकें। साफ-सफाई का इंतज़ाम है, और ख़ास यहाँ की जो एक ऐसी डिमांड है कि जो महिलाएँ हैं, जो औरतें हैं, उनको डिलीवरी के लिए थोड़ी बाहर जाने में हिचकिचाती है, तो कम से कम एक 10 एक बेड का उन लोग के लिए यहाँ पे मैं इंतज़ाम करूँ कि डिलीवरी यहाँ पे जो है एकदम उन लोगों को मतलब बाहर जाके परेशानी नहीं हो, गवर्नमेंट के अंडर में ही रहे और उससे उनको फ़ायदा भी पहुँचे, जो गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा मिलता है, वो भी मिले उनको। ये सब मैं काम करूँगा यहाँ पे। राबड़ी में देखा जा रहा है कि ड्रेनेज की समस्या काफ़ी ज़्यादा जी, आ रही है, बारिश में पानी भर जाता है। जी, जब उन जगहों पर आप प्रचार के लिए जा रहे हो, तो हुँ। वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? जभी देखो, मैं राबोडी में ही पैदा हुआ, यहीं पे मेरा सब बचपन गुज़रा है। नाला वगैरह इतना बेहतरीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था पानी का। हुँ, कभी बाय चांस 2005 में कभी पानी, उसके बाद लेकिन ये जब भी नाले के ऊपर हुँ, ये जो मिसिंग लिंक बना हुआ है, हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया है कि उस पे तुमने बना दिया, लेकिन उसका जो कचरा वगैरह कैसा निकालोगे आप? हुँ, और उससे ऊपर से उस आपने उसको दीवार बना दी है। हुँ, वो दीवार बनाने की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर का जो पानी आ रहा है वो बाहर अंदर जा नहीं पा रहा है। ओके। तो मैंने केविला में भी मीटिंग की, सबसे बड़ा मसला केविला के अंदर है, थोड़ी-सी बारिश होती है तो उनका एकदम पानी, पूरा सामने परिसर भर, अब ये बिल्डिंग है, लोग ऊपर रहते हैं, उनके घरों में नहीं हुँ, जाएगा, लेकिन लोग नीचे नहीं उतर सकते। हुँ, फिर रहमत नगर है, क्रांति नगर है, वो सारे परिसरों में है ना, पूरा पानी भर जाता है। मैं खुद इतने घुटने, मेरे पास वीडियोज़ है, मैं हुँ, इतने-इतने घुटनों के पानी में वहाँ पे रह चुका हूँ। वहाँ पे जा चुका लोगों के हुँ, बीच में। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है राबड़ी वालों के लिए। तो उन लोगों का यही बोलना कि भाई सबसे पहले आप आएँगे तो हमारा ये मसला हल करो, हमारे घरों में जो पानी आता है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे को अगर लोगों ने मौका दिया, तो मैंने बताया कि जो कचरे का नियोजन है, उसको मैं इंशाअल्लाह ताला सही करवाऊँगा। और पानी का जो अभी उन्होंने बनाया है, अभी वो हुँ, गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या कर सकते हैं, पंपिंग सिस्टम लगा सकते हैं या उसको और बड़ा वाटर जो उसको जाने के लिए कुछ रास्ता बना सकते हैं, उस पे हम लोग काम काम करेंगे। लोगों के टैक्स नहीं लग रहे, हुँ, लोगों को धमकियाँ दी जाती है कि हम तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। अभी इलेक्शन के माहौल में कई कंप्लेंट मेरे पास में ऐसी आई है कि वहाँ पे गली-गली में बूथ डालने के लिए जा रहे, अगर कोई मना करता है, तो हुँ, उसको बोलते हैं अगर हमको तुमने बूथ डालने नहीं दिए, तुम 2 माला 3 माला तुम्हारा घर मैं तोड़वा दूँगा। ये हुँ, सिटिंग नगर सेवक बोल रहे हैं। तो वो कंप्लेंट मेरे पास में आ रही है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे डर और दहशत के माहौल में गलत फैसला मत लो। आप फेयर फैसला करो, मेरे को वोट दो, किसी को वोट दो, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डर के माहौल में अगर आप लोग फैसले लोगे, तो अगर समझो वो अगर कंप्लेंट दे सकता है, तो दूसरे लोग भी कंप्लेंट दे सकते हैं। हुँ, दूसरे लोग भी तुम्हारा तुड़वा सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा तोड़ने को तुम्हारा आता नहीं है, लेकिन डर की वजह से आप लोग कुछ गलत फैसले मत लोगे, ये मैं लोगों से अपील करूँगा। और सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे क्लस्टर का है। हुँ, पिक्चर ये बताई जाती है कि क्लस्टर की पब्लिक की 80% सहमति है, हुँ, लेकिन आप खुर्शीद कंपाउंड में जाएंगे, टैंकर मोहल्ले में जाएंगे, तुम्हारा मापलेश्वर बाबा दरगाह के पीछे जाएंगे, वहाँ की अवाम के साथ में हम लोग डोर टू डोर हम लोग पूछ रहे हैं, तो उनका एक ही बोलना है कि हम लोग डर के मारे सामने नहीं बता सकते, लेकिन हमारे को क्लस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। हुँ, तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मेरे को मौका दिया जाएगा, मैंने मेरे इसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 14 में, धोखादायक बिल्डिंगों का है। हुँ, धोखादायक बिल्डिंगों को मैं जो भी अड़चनें आती है वो दूर करके उनको दूंगा काम कराने के लिए। और इसमें क्लस्टर का जो है उसके बाद में मुद्दा है पॉइंट नंबर 15, अगर अवाम की सहमति है, हुँ, अवाम अगर बोलेगी कि हमारे को एक क्लस्टर में सब होएगा, बाकायदा वकील वगैरह से जो उनका एक्चुअली पब्लिक को हम क्या दे रहे हैं क्लस्टर में, हुँ, उसका एग्रीमेंट बनना चाहिए। राइट, बराबर, जैसे हम प्राइवेट बिल्डर को हमारी प्राइवेट हुँ, प्रॉपर्टी देते हैं, तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है। तो पब्लिक को सबसे पहले एग्रीमेंट देना चाहिए कि भाई हमको इतना इतना स्क्वायर फीट का देंगे, ये चीज में इसमें एमिनिटीज देंगे, और हम आपको जब तक ये बिल्डिंग बन रही यहीं पे राबुड़ी के अंदर ये जो शेल्टर बनते हैं उसके अंदर हम आपको शिफ्ट करेंगे, और आपका जो भी है रेंट वगैरह अगर होता है तो रेंट वगैरह देंगे। वो एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तब जाके क्लस्टर में हाथ डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्लस्टर में हमारे साथ 80% है, अगर आप सर्वे करेंगे हुँ, तो 20% शायद किसी डर की वजह से हाँ बोलेंगे, 80% क्लस्टर को मना कर रहे हैं। हुँ, लेकिन ठीक है, डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है। अवाम अगर चाहेगी कि हम क्लस्टर के साथ जाना चाहते हैं, उनकी शर्तों पे, अवाम की शर्तों पे क्लस्टर होएगा तो अवाम की शर्तों पे होगा। हुँ, नेता की शर्त पे कम क्लस्टर नहीं होगा, बिल्डर की शर्त पे क्लस्टर नहीं होगा, अवाम की शर्त पे क्लस्टर होगा। या तो फिर दूसरी भी स्कीम है, एसआरए वगैरह दूसरी हुँ, भी है,
जिसमें आवाम को अच्छा पड़ेगा मैं तो उनका समर्थन करूंगा और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन ये क्लस्टर को लेकर मैं वापस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम्म, बिकॉज ये बहुत ज्यादा राबड़ी में जो है इसके हम्म, ऊपर लोग भी बहुत चिंतित है। जैसे कि ये मुद्दा आ रहा है कि अगर क्लस्टर होता है तो लोगों को जो है वो नजदीक शिफ्ट किया जाए, बट ऐसे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स या ये राबड़ी में वापस खड़ा करने में फिर और 5-10 साल जाएंगे। हम्म, तो फिर ये योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अगर आप भी नगर सेवक बनते जी हो, क्लस्टर जी। आपके सामने आता है, तो ये समस्या आपके सामने भी आ सकती है कि अगर ये वादा होगा कि राबड़ी में ही आपको शिफ्ट किया जाएगा या नियर बाय, बट गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स इधर है नहीं, तो फिर उनको शिफ्ट किया कैसा किया जाएगा? ये मुद्दा नहीं, कैसे आप हैंडल नहीं, करोगे? देखो क्लस्टर, अगर देखो क्लस्टर छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था, अब जिलानी वाड़ी आप देखोगे, हम्म। तो जब भी मैं कांग्रेस में था, मैं जिलानी वाड़ी वालों को मना कर रहा था कि आप लोग बिना एग्रीमेंट के वहां से हटो मत। हाँ। वो लोगों ने किसी के मतलब, मैं भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, हम्म। मैं वादा करता हूँ मस्जिद के अंदर, आज 20-25 साल हो गए, हम्म। उनको ना जगह मिली ना घर मिला। हम्म। मैं नहीं चाहता कि हमारे राबड़ी वालों का भी वो हाल हो। तो इसके लिए हम जिससे एग्रीमेंट बनाएंगे, जैसे मेरे को अवाम मौका देती है यार, सबसे पहले तो मैं अवाम के साथ रहूंगा, मैं बिल्डर के साथ नहीं रहूंगा। हम लोग हमारा खुद का वकील करके हम लोग ड्राफ्ट बनाएंगे। और जब ये क्लस्टर देखो बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, तो उसके अंदर जब भी यहाँ पे सब सब लोग को शिफ्ट किया जाएगा, तो यहीं के यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम्म। उसके लिए अलग से शेल्टर बनता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके। हम्म। जैसे अभी समझो मापले शाह बाबा का हाँ। पीछे का एरिया समझो टूटा, तो उसके अंदर एक शेल्टर बनेगा, उधर के लोग उधर शिफ्ट होंगे, बिल्डिंग बनेगी तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हम्म। जैसे अभी आप चेमूर भांडू मिट्टू में हाँ। जाएंगे, तो वहां पे सब यही सिस्टम है। राइट। लोग दूसरे, क्योंकि बच्चों के स्कूल का प्रॉब्लम होएगा, हम्म। लोगों के काम धंधे का प्रॉब्लम होएगा, हम्म। रोजी रोजगार का मसला आ जाएगा, बच्चियों का मसला आ जाएगा। तो इसके लिए हम चाहते नहीं कि हमारे लोग ऐसे छोड़ के किधर दूसरी जगह जाए। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि अवाम की अगर सहमति है तो ही क्लस्टर होगा। अम्मा अवाम की सहमति है तो मैं क्लस्टर इधर होने नहीं दूंगा। एजुकेशन जो बिकॉज आप जी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, राबड़ी के एजुकेशन से आप कितना ज्यादा संतुष्ट है, और अगर आपके मैनिफेस्टो में क्या एजुकेशन को लेकर क्या कोई प्लानिंग्स आपने की है? जी। देखो एजुकेशन का जो लेवल है राबड़ी के अंदर ठीक ठाक है, मतलब जैसे हम्म। आइडियल स्कूल है और जो हाँ। और भी जो है वो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है हम्म। वो नहीं है, जैसे एमपीएससी यूपीएससी वगैरह। तो मैंने उसके अंदर भी ये लिखा है कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग अच्छा एक उनको माहौल देंगे, ताकि लोग वहाँ पे पढ़ सके अच्छे से। और अल्लाह ने चाहा अगर मेरे को मौका मिला, तो मैंने इसके अंदर देखो एक बताया है कि खास करके लड़कियों के लिए हम्म। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आसपास में एतराफ में कुछ ऐसी जगह है मेरे नज़र में, ओके। वो जगह मैं गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा कि वो जगह दी जाए, ताकि गर्ल्स के लिए खास करके यहाँ पे कॉलेज बनाया जाए। वो मैंने मेरे इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके। अभी एक जो मुद्दा राबड़ी में गरमाया हुआ है कि तूतारी की और शिवसेना यूबीटी की जो है वो हम्म, युति है, हम्म, बाकी सारे जगह जो है मिलकर जो है कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, हम्म। सिर्फ राबड़ी में आपको इंडिविजुअली क्यों मतलब एक कैंडिडेट के तौर पर दिया गया है? देखो ऐसा है, अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। हम्म। उन लोग की बात चल रही थी हम्म। तुतारी से, तो मेरे को जब भी पूछा गया, तो मैंने उनको ये बोला कि मैं उद्धव साहब की पार्टी में हूँ और मैं मेरा सिंबल नहीं छोड़ूंगा। मेरे को बहुत प्रेशर किया गया कि तुम तुतारी से लड़ो, अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को मना किया। मैं बोला मैं लड़ूंगा तो मेरे सिंबल पे लड़ूंगा, नहीं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो फिर हमारी पार्टी ने जो मेरा एक जो निष्ठा है उसको देखते हुए मेरे को ये एक सीट उन लोग ने फिर फाइनल किया। बाकी लोगों ने अपना छोड़ दिया, मतलब निशानी छोड़ के दूसरे में चले गए। तो देखो हम अगर कुछ सही गलत करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ता है। राइट। अगर मेरा बाप कौन है ये मेरे को ही बताना पड़ेगा। मैं अभी दूसरे के बाप का नाम लगा के नहीं चलेगा, बराबर है। तो मैं मेरे बाप का नाम छोड़ने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जिद पे अड़ा रहा। तो बात ये होगी कि चलो ठीक है, हम 3 तुतारी पे लड़ेंगे और एक हम जो है वो यूबीटी पे लड़ेंगे। मैंने 29 तारीख को 30 तारीख को लास्ट डे था, मैंने 2 बजे जाके फॉर्म भरा। अच्छा। उसके बाद में 2:30 बजे के बाद में तुतारी ने जाके चारों फॉर्म भर दिए। ओके। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि महमूद दलवी फॉर्म भरने से हड़बड़ा जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। तो मेरे को ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। वो एक शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मैं अकेले में बहुत खुश हूँ। मैं मेरे पे किसी का ना कोई प्रेशर है, ना किसी को कोई दबाव है। मेरा एक ही नारा है कि जो मेरी निशानी है मशाल, मेरे को एक वोट दीजिए। बाकी आपको इनमें से जो अच्छा कैंडिडेट दिखता है वो हमको, वो उनकी मर्जी। और खास बात यह है कि पूरे पैनल के अंदर
सारे किधर भी आप देखोगे आपको किधर तुतारी नहीं, किधर आपको मशाल नहीं दिखेगी। सिर्फ आपको ड जो है वहीं पे मशाल दिखेंगे। और मैं वही लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे को एक ड पे दो, बाकी आपको जो अच्छे लगते हैं उनको दो। अच्छा, ये डिसीजन क्या आपका था कि आपको जो है ड पैनल में लड़ना है, या ये पार्टी का डिसीजन था? नहीं, ये कैसा है, पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए थे हाँ। तो मेरे को उन लोग सुहास देसाई के सामने हाँ। दे रहे थे, लेकिन वो आनंद तारे साहब ने क्या किया कि बोले ठीक है, बोले हम लोग ओपन में लड़ेंगे और महमूद दलवी को इसमें दो। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था, मैंने बोला नजीब मुल्ला क्या मेरे को अवार्ड साहब के सामने भी देंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैंने मुमरा से भी एक बार एमएलए का इलेक्शन फॉर्म भर चुका था, लेकिन पार्टी ने उस टाइम मेरे को टिकट नहीं दी, यासीन कुरैशी को दे दी। नहीं तो मैं तो अवार्ड साहब के सामने भी लड़ने को, जो लड़ने वाला आदमी है वो सामने कौन है ये नहीं देखता है, फाइटर फाइटर ही रहता है, और वो किसी के भी सामने लड़ने को तैयार रहता है। तो हमारे ब्लड के अंदर है वो। तो इन्होंने क्या किया, ब क उन्होंने ले लिया। और मेरे को जब ये विचारे साहब ने और मेरी पार्टी ने दी तो बोला ये ड का फॉर्म है और तुमको इसी में भरना है। ये पार्टी का डिसीजन था और उन लोग का सबका हमारा डिसीजन तो था नहीं। और हमारे को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि जब तक ए बी फॉर्म नहीं मिलता तब तक आप ऐसा प्लेन फॉर्म भी नहीं भरोगे। तो हमने सादा फॉर्म भी नहीं भरा था, अपक्ष फॉर्म भी नहीं भरा था, वो जो ड के साथ मैंने एक ही मेरा भरा था बस। आपका जो ड का पैनल है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उस कंपटीशन को आप कैसे देखते हो? क्योंकि कुछ अपक्ष चेहरे भी जो है वो अच्छे चेहरे हैं, एंड सुहास देसाई सर हो जाए तो वो भी जो है ऑलरेडी स्टैंडिंग नगर सेवक है, एंड कुछ यंग चेहरे भी जो है उसमें नजर आ रहे हैं। इस कंपटीशन को आप कैसे देखते हो? देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा तुतारी के कैंडिडेट की, बराबर है। तुतारी के कैंडिडेट यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता शायद कभी आया होगा, अभी इलेक्शन के टाइम पे आया। तो मैं उसको तो मतलब कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि देखो जो ग्राउंड पे रहेगा, जिसको जानेंगे पहचानेंगे, वो मेरे को सब तकलीफ दे सकते हैं, बराबर है। तो जो मार्केट में नहीं था तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, बराबर है। दूसरा, मैंने तो मेरे बारे में बता दिया। अभी सुहास देसाई जो है, ठीक है, सुहास देसाई मेरा दोस्त है, लेकिन कैसा सुहास देसाई का कैसा है कि वो रबड़ स्टैम्प है। वो ये एरिया में उसको मतलब आने के लिए परमिशन ही नहीं, समझ लो। अच्छा। वो जो भी है उनके जो बॉस है जो वो ही सब देखते हैं, तो लोगों में तो यही आक्रोश है कि बाबा वो इधर कभी आते होते आए नहीं, बराबर है। अब बीच में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला, फिर बाद में अभी वापस से हो गए, तो उसकी वजह से अवाम के अंदर नहीं। और दूसरा बात, एंटी कैम्बेंसी तो है ही ना, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ 20 सालों में। तो वो भी मेरे लिए मसला नहीं है। रही बात अभी जैसे बीजेपी के कैंडिडेट है, तो ये कैसा, ये जो इलाका है, ये इलाके में अभी जिनका जमीर जिंदा है वो लोग तो बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे। अभी जिनके जमीर नहीं है तो उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो वो भी मेरे लिए मसला नहीं है। दूसरा, जुएब शेख जो है वो मेरा बहुत अच्छा, मेरा मतलब एक समझो मेरा छोटा भाई है वो। और मैं उसको हमेशा, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने हर जगह पे उसको मतलब प्रमोट करने की कोशिश किया कि कोई संस्था वगैरह में मैं हमेशा चाहता था कि कोई सदर वगैरह बने। अब उसकी क्या मजबूरी है मेरे को मालूम नहीं। जब मेरे को फर्स्ट टाइम वो उधर मिला प्रभाग समिति में फॉर्म के वक्त, तो मैंने उसको यही सवाल किया, बोला अगर बेटा तेरे को कुछ कैलकुलेशन अगर है, जैसे भी मेरे पास में कैलकुलेशन है कि इधर मेरे को मुस्लिम वोटर्स है, फिर मेरा शाखा पूरी, मेरी पूरी ताकत मेरे पीछे लगा रही है, तो मेरे पास में कॉम्बिनेशन है, हिंदू मुस्लिम वगैरह सबका कॉम्बिनेशन है, तो मेरे पास में एक अच्छा खासा पॉकेट है, मैं वो ले भी चुका हूँ। तो अगर तेरा कुछ कैलकुलेशन था तो तू कम से कम मेरे को बताता, तो मैं तेरे लिए कुर्बानी दे देता, मैं तू लड़ता, मैं पीछे हो जाता है। मैंने बाकायदा उसको बोला हूँ, क्योंकि 2002 में शायद, जब ये मेरी पूरी तैयारी चालू थी कांग्रेस से, उस टाइम पे एक कैंडिडेट इधर आ गया था मस्जिद ढूंढकर, उसको आप गौस भाई वगैरह नहीं लेके आए थे, बोले समाज का काम करेंगे। उस टाइम भी मैं कुर्बानी दिया हूँ। मैंने बोला भाई चलो ठीक है, एक समाज के लिए ज्यादा काम करेंगे, तो मैंने उनको आगे किया, लेकिन वो भी हारने के अपने भाग गए इधर उधर। तो खैर वो तो छोड़ दो, लेकिन इनको तो जोएब का तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो अच्छा है, प्रोफेसर है, एजुकेटेड है, अच्छा है। लेकिन कैसा, जब ये आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके पास में कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। विजन के अलावा कैलकुलेशन भी बहुत काम करता है। अगर समझो कैलकुलेशन ही अगर नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो देखो बहुत होते हैं, लेकिन कैसा है, कैलकुलेशन राजनीति में लड़ने में कैलकुलेशन का बहुत जरूरी होना होता है। तो मैंने वही बताया कि कैलकुलेशन होता तो मैं पीछे हट जाता, तो मैं डेफिनेटली जुएब के लिए मैं पीछे हट जाता था, उसको आगे कर देता था। लेकिन वो इत्तेफाक से मेरे से उसने कुछ पूछा, मेरे को तो अचानक मालूम पड़ा कि उसने भरा है। तो खैर कोई बात नहीं, उसको भी शुभेच्छा है, एक उसी को शुभेच्छा मैं दे रहा हूँ। बाकी रहे जो शायद MIM वगैरह है, तो वो भी तो समझो ठीक है अपने दोस्तों में से, लेकिन वो भी तो गायब ही थे, मैदान में थे ही नहीं।
एक आध बार वो 2017-18 में थोड़ा थे, बाकी तो गायब ही थे। उसके बाद में अभी चलो है तो ठीक है, उनको भी शुभेच्छा, जितने खड़े सबों को शुभेच्छा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसा है, कभी क्या होता है मालूम है क्या, कंपटीशन थोड़ा ऐसा हेल्थी होएगा ना, कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा है और कोई काम कर रहा है, फिर उसमें कंपटीशन होगा। फिर इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि एक आदमी कंटिन्यूअसली समाज की सेवा करना, समाज के लिए अच्छा करते रहना, फिर इलेक्शन के टाइम पे वो 10 लोग आके खड़ा हो जाते हैं। तो ये अवाम को सोचना है कि कौन हमारे साथ में खड़ा रहता है, हमको किसको वोट देना चाहिए। अभी टाइम पे तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन होके 2-4 आधार कार्ड पैन कार्ड बना के तो ऐसा समझ रहे कि हमने बहुत कुछ काम कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है ना। कंटिन्यूसली अभी हम, मेरे को आज 25 साल हो गए, 25 साल से मैंने बताया ना, मैंने एम्बुलेंस किया, मैंने बहुत काम किया हुआ मैंने, लेकिन मैंने किसी का फोटो वोटो निकाल के मैंने वो नहीं किया। लोग मेरे काम जानते। जब भी यहाँ पे फसाद हुए थे, सारे नेता गायब थे, महमूद दलवी अकेला इधर मैदान पे था जब पुलिस परेशान करती थी। क्रांति नगर यहाँ वहाँ जब भी दरवाजे में लात मार मार के लेके जा रहे थे, उस टाइम पे मैंने वो सब चीज़ को कंट्रोल किया। मैं डोर टू डोर इधर हाजिर था, सबको मालूम है, पूरी राबड़ी को मालूम है। लेकिन मैं उसका क्रेडिट नहीं लेने जाता हूँ। मैं इधर बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि महमूद अली को मौका देना चाहिए, तो मैं उनसे मतलब उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और आगे और ज़ोर से काम करूँगा। फिर लोग अगर कुछ और सोचते होंगे तो उनको मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी उनकी मर्जी। आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, राबड़ी में जो है नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, हम्म हिंदूज जो है मिक्स पॉपुलेशन है। हम्म तो आपका कैलकुलेशन कैसा है, और जब आप लोगों के पास जा रहे हो तो इन लोगों का कैसे सहयोग आपको मिल रहा है? देखो अभी क्या हो गया, पहले जो था ना वो मुस्लिम 60% थे और हमारे हिंदू लोग वो 40% थे। ओके। अभी लगभग सेम सेम हो गए, ओके। 52-53% उधर इधर ऐसे हो गए। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो अवाम है उन उसमें एक अभी माशाल्लाह बहुत लहर चली हुई है कि एक वोट तो मशाल को हम देंगे। ओके। जो मैं सर्वे कर रहा हाँ हूँ, ये हाँ। जो मेरे लोग घूम रहे हैं और जो जिससे मैं लोगों से मिलता हूँ, तो उसमें एक वोट तो मशाल को ये उन लोग बहुत मतलब जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, तो उससे मैं मुतमईन हूँ। दूसरा बात, जैसे मैंने वहाँ पे रुस्तम जी है, आकाश गंगा है, पंचगंगा है, वहाँ पे जब मैं डोर 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 घूमा, मेरी पूरी शाखा की ताकत लगी हुई है राइट। और मेरे पास उनका तजुर्बा है। ओके। 2017 में मेरे को वहाँ से 1500 वोट मिले थे। हाँ। तो अभी कैसा है, वहाँ पे दूसरा कोई कैंडिडेट है नहीं हाँ। किसी भी पार्टी का। तो उन लोग के पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसका, महमूद दलवी का। और महमूद दलवी का इसके लिए भी ऑप्शन है कि नीचे के जो पट्टे में है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, कोकण से आता हूँ, तो वहाँ पे कोकण के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो डेफिनेटली उन लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं उन लोग। अच्छा, विधानसभा में जो है जी मशाल को राबड़ी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जी सेम लोकसभा में भी मिला था। जी। क्या अपेक्षा है कि इस बार थाने महानगर पालिका इलेक्शन में भी जो है राबड़ी वाले जो है बढ़ चढ़कर मशाल के लिए जो है वोट करेंगे? विधानसभा में और तुम्हारा लोकसभा। लोकसभा के अंदर ये जो भी मतलब मुस्लिम पट्टों से, राबोट से और खास करके राबोट से जो बहुत अच्छा मतदान हो गया, उसमें एक उद्धव साहब की लहर थी। उद्धव साहब ने जो लॉकडाउन में काम किए, जो मुस्लिम समाज को एक समर्थन दिए, हिंदू समाज को बैलेंस किया उन्होंने, सबको जो लेके चले, तो लोगों के अंदर उद्धव साहब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और हमारे जैसे जो लोग, मैंने बताया ना, जो हम लोग दूसरी जगह पे नहीं गए, अभी लोग मेरे को बोलते हैं महमूद दलवी बेवकूफ़ है, अभी वहाँ पे पैसा भी कमाता था, बड़ी पद भी लेता था, लेकिन ज़मीर बेच के मेरे को ना पद चाहिए ना पैसा चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो हम जब भी लोगों के बीच में गए तो लोगों ने बहुत दिल खोल के मतलब है ना मशाल को वोटिंग किया, इसीलिए मैंने मेरी मशाल को बोला नहीं, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं मशाल से ही लड़ूंगा। तो एक उद्धव साहब के चेहरे को देखते हुए लोगों ने वो मतदान किया। और अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि एक तो उद्धव साहब का जो गुडविल है वो, दूसरा महमूद दलवी यहाँ पे जो काम करता है वो, इसको देख के मेरे को इंशाल्लाह ताला लोग दुआओं से नवाजेंगे, हमारे मराठी भाई भी आशीर्वाद से नवाजेंगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। अगर इंशाल्लाह अगर आप जीत के आते हो तो 3 ऐसे काम हम आपसे जानना चाहेंगे जो आप करोगे ही करोगे राबड़ी में। देखो सबसे बड़ा जो मसला है पानी का, हुँ। उसको तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मतलब हाँ, पानी तो जो 24/7 आता नहीं, है। ये जो पानी जो भरता है बारिश के अच्छा, अंदर, वो वाला, ओके। उसको किस तरह नक्काशी की जाए उसकी, अच्छा। उस पे मैं काम करूंगा। ये जो टाकी, जेल की टाकी है, हाँ। उसमें हमेशा हर महीने 2 महीने के अंदर राबोडी वालों को गंदा पानी पीने के लिए मिलता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बेहतरीन नियोजन करूंगा, वहाँ पे फिल्टर लगाना चाहिए और टाकी का कुछ और सोल्यूशन करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को साफ पानी मिले। रुस्तम जी में बहुत बड़ा पानी का मसला है, ओके। वहाँ पे मैं गया था, उधर वालों के लिए भी कितना हो सके जो महापालिका को पानी आता है, एमएलडी वगैरह किस तरह बढ़ाया जाए, वहाँ पे रुस्तम जी वालों के लिए भी हमारे को करना है। दूसरा जो बच्चों लोग के एजुकेशन के लिए मैंने बताया कि उनको जगह नहीं प्रॉपर स्टडी करने के लिए, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो समाज सुधरेगा।
एक तो वो मैं करूंगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो है नशे का जो है, जो राबोडी में नशा फैल रहा है, इसको तो मैं पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करूंगा। और ये जो बेतरतीब मार्केट लगे हुए हैं, हमारी माओ बहनों को चलने नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक दुनिया भर का हो रहा है, तो मैं जितने भी मतलब ये इलीगल जो लगे हुए हैं, इनको मैं रोजी रोटी इनकी नहीं छीनूंगा। इन लोग के लिए मैं अच्छा नियोजन करके इनको एक जगह सेट करूंगा, और रोड पे मतलब ऐसा है कि लोगों को परेशानी ना हो, मैं ये काम करूंगा। मतलब आप मार्केट के लिए और जो हाँ नाके पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट है हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा पूरा मतलब जो कैसा है कि लोगों को देखो, धंधे वाले धंधे करना चाहिए, राइट, उनकी रोजी रोटी सही चलना बात। चाहिए, बराबर है। लेकिन उनको अगर इधर अच्छी जगह पे सेट करके बिठाया जाए, अभी बहुत सारी जगह है इधर, उसमें अगर बिठाया जाए, अभी चलो जिनकी दुकान है तो दुकान पे रहेंगे, हाँ, बराबर है, वो थोड़ा सामने एडजस्टमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोड भी अगर इंक्रोचमेंट हो जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी, फिर आवाम क्या करेगी? ठीक है, तो उन लोग के लिए जो है हम लोग एक थोड़ा सा एक सेटअप इधर बिठा देंगे, ताकि समझो 10-15 एक जैसे भी एक कबाब सुरमे बिरमे वाले उनको एक जगह बिठाया जाए, फ्रूट वालों को एक जगह बिठाया जाए, ऐसा करके कुछ नियोजन करूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चले, आवाम को भी तकलीफ ना हो। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी, उनसे आप किस तरीके से वोट अपील करना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि मैं इतने सालों से यहाँ पे जो खिदमत कर रहा हूँ, आप लोग उसको मद्देनजर रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं महमूद भाई को एक वोट करना चाहिए, तो आप मेरे को ज़रूर वोट कीजिए। और मैं जो 10 नंबर पैनल है, इसके मतलब डी के पैनल में सेकंड नंबर बटन है मेरा, और मेरी निशानी है मशाल। तो आप लोग मशाल को वोट कीजिए, और आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे को चुन के दिए, ताकि गुंडागर्दी, दादागिरी, नशाखोरी, ये सब कुछ जवाब अगर आप देखोगे तो एक जवाब देने के लिए सक्षम अगर कोई वार्ड में से है तो महमूद दलवी है, जो काम भी करेगा और सक्षम भी है। मैं ये अपील करूंगा। ये थे हमारे साथ महमूद अलवी जी, जो शिवसेना यूबीटी के राबड़ी वार्ड क्रमांक 10 के जो है उम्मीदवार है। अब देखना ये होगा कि आने वाले थाने महानगर पालिका चुनाव जो है 15 जनवरी को होने वाले हैं। 16 जनवरी को जब रिजल्ट का दिन आएगा तो क्या ये मशाल जो है वो एक आग की लपेट लेकर जो है वो राबड़ी में जलती है या नहीं। कैमरामैन अयान के साथ फरियाल सैयद, उमंग न्यूज थाने।